हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आरती सत्यार्थी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम एक नई क्लास में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचुरलिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रकृतिवाद। तो चलिए देखते हैं कि प्रकृतिवाद होते क्या हैं और उन्होंने एजुकेशन पर क्या क्या अपने विचार दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कि जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि प्रकृतिवादी विचारक जो होते हैं वो प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। तो प्रकृतिचारक मतलब नेचुरलिज्म जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो उनका जो मेन तत्व है, जो मूल एलिमेंट जो है उनका, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो प्रकृति होता है, नेचर होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला जो प्रकृतिवादक विचारक हैं वो प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं। चलिए देखते हैं। इनके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु होती है, हर कोई वस्तु जो होती है वो प्रकृति से ही जन्म लेती है। जो प्रकृतिवाद होते हैं उनके अनुसार जो वो उनका मानना है, उनके अनुसार ये कहना है कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही जन्म लेती है और पुनः उसी में विलीन हो जाती है। जैसे प्रकृति से जन्म लिया और लास्ट में जब वो खत्म होती है, जब उसका अंत होता है, तो वो किस में विलीन हो जाती है? वो फिर से पुनः प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। तो उसे ये किनका मानना है? ये प्रकृतिवादी मतलब नेचुरलिज्म का मानना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, किसे सत्य मानते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवादी जो है वो इंद्रियानुभूति ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। उनके अनुसार जो इंद्रियानुभूति मतलब वो किसी के कहने पे नहीं जाते। इंद्रियानुभूति जिन्हें वो पूरी तरीके से महसूस करते हैं या वो अनुभव कर चुके हैं, चाहे वो देखकर हो सकता है या फिर वो सुनकर हो सकता है या किसी के ठीक है, तो वो जो है इंद्रियानुभूति है। जब तक उनकी इंद्रियां जो होती हैं, जो सेंसेस होती हैं, तो उनको जब उनके द्वारा ही जो अनुभव किया जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? वो ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। उनका मानना है कि वही सत्य है जो इंद्रियानुभूति ज्ञान को ही सत्य मानते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। वो उनका मानना है कि जिनको हम अनुभव कर सकते हैं वही सत्य होता है। अब आगे देखते हैं। जैसे प्रकृतिवादी जो होते हैं वो आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। जो प्रकृतिवादी जो नेचुरलिज्म होते हैं वो आत्मा जो होती है या परमात्मा होती है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो किस पे विश्वास करते हैं? जो इंद्रिय जनित जितने भी उनके अनुभव होते हैं उन्हें ही वो सत्य मानते हैं, उसी के ज्ञान को ही वो सत्य मानते हैं। वो कभी भी प्रकृतिवादी जो होते हैं नेचुरलिज्म, वो आत्मा परमात्मा पर ट्रस्ट या उन पर भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भौतिक संसार को सत्य मानते हैं और जो परलौकिक जगत होती है उसको क्या मानते हैं? उसको मिथ मानते हैं। ठीक है, उसको मिथ्या मानते हैं। जो भौतिक संसार होता है उसको तो वो सत्य मानते हैं, और लेकिन जो परलौकिक जगत होता है उसे वो असत्य या मिथ्या मानते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया। जैसे कि हमारे पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्रकृतिवाद का जन्म किस प्रकार हुआ, किसने उनको जन्म दिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की जो सामाजिक क्रांति आई, यूरोप में एक सामाजिक क्रांति आई, उसने क्या किया? उसने प्रकृतिवाद को जन्म। अब यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं को, डेफिनेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी जैसे हमने आइडियलिज्म पढ़ा तो उसके बारे में हमने डेफिनेशन भी पढ़ी, तो डेफिनेशन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम जैसे इसमें प्रकृतिवादी की डेफिनेशन देखेंगे और वो अलग अलग विचारकों ने दी है। जो जैसे कि पहले जो है उन्होंने क्या दिया? मॉरले के अनुसार प्रकृतिवादी क्या होती है? उनके अनुसार प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास करना, न्याय की कामना करना और दूसरों पर उपकार करना ही क्या होता है? प्रकृतिवादी होता है स्वरूप। ठीक है, उसमें क्या सिखाया गया? उसमें प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास करना, जो प्रकृति होती है उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा करना और न्याय की कामना करना और दूसरों पर उपकार करना, यही सब क्या कहलाता है? उनके अनुसार प्रकृतिवादी होता है स्वरूप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है जेम्स वॉर्ड। उनके अनुसार क्या है कि प्रकृतिवादी क्या कौन होते हैं? तो प्रकृतिवाद वो सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। मतलब जो प्रकृति होती है और ईश्वर होता है, मतलब जो नेचर होता है और जो भगवान होता है, गॉड होता है, तो उन दोनों को अलग करता है। तो वो क्या होता है? वो प्रकृतिवाद होता है। तो आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च मानता है। तो इसमें यह है, आत्मा के पदार्थ को तो वो अधीन करता है। ये आत्मा परमात्मा पर वैसे भी विश्वास नहीं करते, और जो अपरिवर्तनीय नियम है, जो कभी चेंज नहीं हो, उच्च टॉप पे मानता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
क्या लिखा है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का स्वरूप। अब हमें बताना है जो प्रकृतिवाद है उसका स्वरूप, उसमें शिक्षा में क्या क्या इसका स्वरूप है। तो जैसे पहला देखते हैं, हम इसमें लिखा है प्रकृतिवादी शिक्षा, ठीक है। तो पदार्थवाद के घोतक ये मानते हैं कि पदार्थ ही सत्य है तथा बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, तो वही सत्य होता है, वही सत्य है, और जो बाह्य प्रकृति के नियम होते हैं उनके अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। ये प्रकृतिवादी शिक्षा में बताया गया है कि पदार्थ ही सत्य है और प्रकृति के जो नियम हैं उनके अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए। उनके मतानुसार इस जगत में जो भी भौतिक रूप से उपस्थित है वही सत्य है। इनका मानना है कि इस जगत में, इस वर्ल्ड में जो भी भौतिक रूप से उपस्थित है, जो भी फिजिकल रूप से जो भी यहाँ पर उपस्थित है, तो वही सत्य है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो है यंत्रवादी प्रकृतिवाद। अब इसमें क्या है, इस स्वरूप के अंतर्गत मनुष्य को यंत्र माना गया, ठीक है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद में क्या कहा गया कि मनुष्य को यंत्र माना गया। जिस प्रकार यंत्र जो है स्वयं संचालित नहीं हो सकता, उसी प्रकार उसे संचालित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी बाह्य प्रभाव द्वारा संचालित होता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद में क्या हुआ, इसमें जो है मनुष्य को क्या माना गया, मनुष्य को भी एक यंत्र माना गया। जैसे कि कोई यंत्र होता है तो उसे वो खुद ही अपने आप जो है स्वयं ऑटोमेटिक नहीं चल सकता, उसे उसे स्वयं संचालित नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य होता है जो स्वयं संचालित नहीं होता, वो भी किसी बाह्य प्रभाव, जो जब कोई बाह्य प्रभाव पड़ता है तभी मनुष्य संचालित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद जो, इसमें प्रकृतिवाद की विचारधारा यह स्वरूप है, विकास सिद्धांत में विश्वास रखता है कि जैविक प्रकृतिवाद जो है वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जैविक प्रकृतिवाद किसके सिद्धांत पर आधारित है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो डार्विन के विकास के दो सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत था जीवन के लिए संघर्ष और दूसरा था सामर्थ्य का अस्तित्व, ठीक है। तो डार्विन के दो सिद्धांत थे, जैसे कि हमने पहला सिद्धांत देखा जीवन के लिए संघर्ष, सेकंड सिद्धांत क्या है, सामर्थ्य का अस्तित्व, ठीक है। तो इस संसार में प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, जिसके लिए उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। तो संघर्ष में ही वही जीवित रहता है जिसमें सामर्थ्य होता है। तो इसमें यही बताया गया कि संसार में जितने भी प्राणी होती हैं सभी को जीवित रहने की चाह रहती है, ठीक है। जीवित रहना चाहता है हर कोई मनुष्य, जो कि जीवित है वो जीवित रहना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, वो संघर्ष भी करता है, और संघर्ष में जो जीवित रहता है वही क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सामर्थ्य होता है। तो आगे देखते हैं। आगे इसमें लिखा है अतएव व्यक्तियों को हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल बना सकें। हमें विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो स्वयं को, वो खुद को, वो जो परिस्थिति आती है, जो सिचुएशन आती है उसके अनुकूल बना सके, ठीक है। उसमें जो है उसी के तरह वो अपने आप को ढाल ले, उसे ही क्या बोलते हैं, वो ही प्रकृतिवादी एजुकेशन ऐसी हमें देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। चलिए अब देखते हैं जो प्रकृतिवादी जो एजुकेशन होती है, जो नेचुरलिज्म जो एजुकेशन है, प्रकृतिवादी शिक्षा, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रकृतिवादी शिक्षा की बहुत सारी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला दे रखा है प्रकृति का अनुसरण, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, किस पर, जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, इस पर बल दिया गया। और जो पुस्तकीय शिक्षा होती है उसका विरोध किया गया। जो बुक से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन होती है, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान जो होता है उसका विरोध किया गया। और इसकी ये विशेषता है बालक की स्वतंत्रता पर बल, उनको जो है फुल फ्रीडम दी जानी चाहिए, उस पर भी उन्होंने जोर दिया गया। बालक की जितनी भी योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, तो इन इन सब चीज़ों पर प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल दिया गया। और इसमें क्या दिया गया, इसमें इंद्रिय जितने प्रशिक्षण हैं, जितनी भी जो सेंसरी रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है हमारी सेंसेस से रिलेटेड, उस पर भी बल दिया गया। किसमें, प्रकृतिवादी शिक्षा में। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, प्रकृतिवादी शिक्षा की हमने यहाँ पे विशेषताएं पढ़ी, जिसमें क्या था, प्रकृति का अनुसरण था, और जितनी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया। पुस्तकीय शिक्षा जो होती है उस पर विरोध किया गया, उसका मतलब इसके अगेंस्ट गई है ये प्रकृतिवादी शिक्षा। और क्या हुआ, इसमें बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, और बालक की जितनी भी योग्यताएं हैं, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उन पर बल दिया गया। और जितनी भी सेंसरी जितनी भी ट्रेनिंग होती है उस पर भी बल दिया गया। तो चलिए है प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। इसमें जो नेचुरलिज्म जो एजुकेशन होती है उसके एम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि पहला इसमें यहाँ दिया हुआ है जीवन के लिए संघर्ष की तैयारी। तो प्रकृतिवादी क्या मानते हैं, प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, वही डार्विन का विकास सिद्धांत यह कहता है।
एक तो प्रकृतिवादी ये बोलते हैं कि प्रत्येक प्राणी को जीने की चाह होती है, तो ये वही जो बात है, जो ये बात है कि प्राणी जीना चाहता है, प्रत्येक प्राणी, तो वही बात जो है डार्विन के विकास का जो सिद्धांत है, उसमें भी यही कहा गया है कि जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष में वही जीवित रहता है जिसके अंदर सामर्थ्य होता है, ठीक है? तो फिर इसमें ये मेन बात ये है कि संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है और सामर्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अतः हमें बालकों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी है कि वो हर प्रकार से स्वयं को प्रत्येक प्रकार के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रखे। हमें बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो अपने आप को इस तरीके से तैयार रखे, इस तरह से प्रिपेयर करे कि वो संघर्ष के लिए जितने भी संघर्ष आए उनकी लाइफ में उसके लिए हमेशा रेडी रहे, ठीक है? उसके लिए हमेशा रेडी रहे, तो वही कौन-सी एजुकेशन होती है? प्रकृतिवादी एजुकेशन, ठीक है? आगे देखते हैं उसकी दूसरी कौन-सी विशेषता है? प्रकृतिवादी शिक्षा की दूसरी विशेषता है कि बालक का वातावरण के साथ अनुकूल। प्रकृतिवादी के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वह स्वयं को बालक के अनुकूल बना सके। इसके लिए बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो प्रकृतिवादी जो शिक्षा होती है उसके अनुसार बालक को कैसी एजुकेशन देनी चाहिए? ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि वो स्वयं को, वो खुद को वातावरण के अनुकूल बना सकें, ठीक है? तो इसके लिए बालकों को किस तरह से स्वस्थ होना चाहिए? उसको शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अतः शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को उसके वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायक होती है, ठीक है? तो प्रकृतिवादी शिक्षा वो शिक्षा होती है जो व्यक्तियों को या फिर विद्यार्थियों को उसके वातावरण और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो वो कौन-सी शिक्षा होती है? प्रकृतिवादी शिक्षा। चलिए अगला देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा जो होती है उसकी तीसरी विशेषता क्या है? सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा करना। तो जैसे बर्नार्ड है, उन्होंने क्या बोला कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सभ्यता और संस्कृति की रक्षा सुनिश्चित कराया जाए। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसमें सभ्यता और संस्कृति जो होती है, उसकी रक्षा करना सुनिश्चित कराया जाए, ठीक है? यह समाज की एक ऐसी उपलब्धि है, जो समाज को वंशानुक्रम से मिली हुई है, ठीक है? तो ये समाज को कैसी उपलब्धि है? ये समाज की ऐसी उपलब्धि है जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो क्या है? वो उनको वंशानुक्रम, जो उनका वंशानुक्रम है, जो मतलब जो उनके पूर्वजों से उनको मिलती जा रही है, तो वो समाज में ऐसी उपलब्धि होती है। तो इसको बनाए रखना, इसकी रक्षा करना किसका काम है? प्रकृतिवादी शिक्षा की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला देखते हैं फोर्थ जो है इसकी विशेषता क्या है? जो फोर्थ इसकी जो विशेषता है तो वो दे रखी है पूर्ण जीवन की तैयारी। तो बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसके पूर्ण जीवन की तैयारी करना है। बालक का जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? उसकी जो पूर्ण जीवन होती है उसकी तैयारी करना है। तो स्पेंसर ने क्या बोला कि पूर्ण जीवन के अंतर्गत क्या-क्या आता है? जैसे कि पूर्ण जीवन की तैयारी में क्या-क्या आएगा उसमें? आत्मरक्षा, जीव को उपार्जन करना, उसका जो आत्मरक्षा है उसको जीव को उपार्जन करना, वंश वृद्धि करना और क्या है? शिशु रक्षा करना, सामाजिक और राजनीतिक कार्य करना और अवकाश के समय कार्य को सफलतापूर्वक कर सकना सम्मिलित होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है? पूर्ण जीवन की तैयारी। तो उसमें पूर्ण जीवन की तैयारी में क्या-क्या आया? जैसे कि आत्मरक्षा आई और वंश वृद्धि आई, शिशु रक्षा आई और क्या-क्या आया? सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य भी आए और अवकाश के समय में कार्य को सफलतापूर्वक कर सकना, ये भी सम्मिलित किया गया। तीसरा है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। तो टीपी नर ने क्या बोला कि उसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जो व्यक्तित्वता होती है उसका अनियंत्रित विकास करना ही जो है वो प्रकृतिवादी शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, ठीक है? तो शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति का स्वतंत्र विकास होना है और जो कि क्या करती है? जो शिक्षा प्रत्येक बालक में अपनी निजी व्यक्तित्व विकसित करती है। तो ऐसी एजुकेशन है प्रकृतिवादी शिक्षा जो प्रत्येक बालक में अपनी निजी व्यक्तित्व विकसित करती है। वहीं वहीं प्रकृति के अनुसार शिक्षा है। वही वही शिक्षा कौन-सी शिक्षा कहलाती है? प्रकृति के अनुसार शिक्षा होती है। ठीक है, प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। तो प्रकृतिवादी विचारकों ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना। जो प्रकृतिवादी विचारक होते हैं उन्होंने क्या बोला? उनका क्या मानना है? उन्होंने बालक को ही किसका आधार माना? पाठ्यक्रम का आधार माना। प्रकृतिवादी जो विचारक है उन्होंने बालक को ही पाठ्यक्रम का आधार माना। उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिए जो बालक की जन्मजात रुचियां, जन्मजात शक्तियां, रुचियां, योग्यताएं, स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग है, ठीक है? तो प्रकृतिवादी विचारक का मानना क्या है? उनका पाठ्यक्रम जो है, उनका जो पाठ्यक्रम का आधार है वो किसे माना गया है? एक तो उनका पाठ्यक्रम का जो आधार है वो बालक को माना गया। तो और उन्होंने कैसे पाठ्यक्रम पर बल दिया? उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जो बालक की जन्मजात शक्तियां, जो बच्चों में जन्मजात शक्तियां होती हैं उनकी रुचियां, योग्यताएं, स्वाभाविक क्रियाओं, उनके विकास में सहयोग दे सके, ठीक है? तो उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया जो कि जन्मजात शक्तियां, रुचियां और स्वाभाविक क्रियाओं, उनके विकास में सहयोग दे सके। तो
तो प्रकृतिवादियों ने कैसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया, तो उन्होंने किन-किन बातों का ध्यान रखा, वो हम देखते हैं कि उन्होंने जो पाठ्यक्रम बनाया, उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण किया प्रकृतिवादियों ने, तो उन्होंने किन-किन बातों का ध्यान रखा है। तो उन्होंने ध्यान रखा कि जैसे कि जो पाठ्यक्रम है उसमें केंद्रित क्या होना चाहिए, उसमें बालक को केंद्र माना, ठीक है? और पाठ्यक्रम किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो किसके अनुरूप होना चाहिए, उसमें बालक की मूल रुचियाँ हो गई, योग्यताएँ, अभिरुचि, क्षमताएँ उनकी और जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, स्वाभाविक क्रिया होती हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो बालक को विभिन्न विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बालक जो है वो विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएँ होती हैं उनसे होकर गुजरता है। जैसे कि कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती है, बाल अवस्था हो गई, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सारी विशेषताएँ हैं उनसे ये सारी अवस्थाएँ हैं विकास की जिनसे बालक होकर गुजरता है। तो विकास की इन विभिन्न अवस्थाओं पर बालक को आवश्यकताएँ जो बालक की जो आवश्यकताएँ हैं वो कैसी होती है? जब हम शैशवावस्था पर होते हैं तो उनके बालक की आवश्यकताएँ अलग होती हैं, बाल अवस्था में बालक की आवश्यकताएँ अलग होती हैं और किशोरावस्था में बालक की आवश्यकताएँ होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं पर बालक की आवश्यकताएँ जो होती हैं, वो भिन्न-भिन्न होती हैं। तो ऐसी अवस्था में पाठ्यक्रम इस अवस्थाओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। तो मतलब उन्होंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाया है जो जो बच्चों की इन अवस्थाओं के अनुरूप बनाया गया है। तो पाठ्यक्रम जो है वो सफलतापूर्वक अभिरुचियों का विकास करने वाला होना चाहिए। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए उनके अनुसार? जो प्रकृतिवादी होती है शिक्षा होती है उनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें सफलतापूर्वक अभिरुचियों का विकास हो, ठीक है? कैसा हो? जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक अभिरुचियों का विकास होना चाहिए, ठीक है? तो आगे देखते हैं, आगे इसमें लिखा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिस पर किस पर बल दिया जाना चाहिए, अत्यधिक बल किस पे दिया हो? ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है वो किस पर अत्यधिक बल दे, जो ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण है उस पर अधिक बल दे। ठीक है, पढ़ेंगे जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसमें निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया। अब इसमें कौन-कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा में प्रयोग की गई, तो कौन-कौन सी है? पहली इसमें दे रखी है करके सीखना, ये और सेकंड दे रखी है खेल द्वारा सीखना, खेल के द्वारा सीखना, ठीक है? और नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, अगला दे रखा है अनुभव द्वारा सीखना, डाल्टन विधि और कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है? प्रकृतिवाद एवं शिक्षक, ठीक है? तो प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही सबसे सर्वोत्तम शिक्षक होती है, ठीक है? तो प्रकृतिवाद के अनुसार जो सर्वोत्तम, जो सबसे अच्छा शिक्षक है उन्होंने किसको माना है? तो प्रकृति को ही उन्होंने सबसे उत्तम शिक्षक माना है, ठीक है? तो प्रकृतिवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जो प्रकृतिवादी शिक्षण होता है, प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें शिक्षक जो टीचर होता है, उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, ठीक है? क्योंकि शिक्षक जो है सिर्फ़ ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें बालक स्वाभाविक एवं स्व अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है प्रकृतिवादी जो शिक्षा में प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सिर्फ़ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जिसमें बालक स्वाभाविक मतलब नेचुरली अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे पता चला कि प्रकृतिवादी होते हैं उनके अनुसार प्रकृति का जो सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम जो शिक्षक होता है उन्होंने किसे माना है? शिक्षक जो है वो प्रकृति को ही माना है। और जो शिक्षक की भूमिका यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शिक्षक की भूमिका सिर्फ़ इतनी होती है कि वो एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करता है जहाँ पे बालक जो है स्वाभाविक मतलब ऑटोमैटिक और अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है। तो जैसे रूसो ने बोला कि रूसो के अनुसार क्या बताया गया है कि बालक की साधु प्रकृति होती है, बालक की प्रकृति कैसी होती है? साधु प्रकृति होती है। उसका स्वाभाविक विकास केवल उसी समय हो सकता है जब उसकी स्वतंत्र क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा या उलझन ना डाली हो। तो रूसो ने यही बताया कि जो बालक की प्रकृति साधु तरह की होती है, वो स्वाभाविक विकास केवल वो जो स्वाभाविक ऑटोमेटिक जो विकास है डेवलपमेंट उसका वो केवल तभी हो सकता है जब उसकी जो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं तो उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो या ना ही कोई उलझन डाली जाए तो उसका विकास जो है वो नेचुरली होता जाएगा, ठीक है? अर्थात बालक को सीखने के लिए प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। उनका मानना है प्रकृति रूसों का मानना है, प्रकृतिवादी जो है उनका मानना है कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद में उन्हें स्वतंत्र रूप से के अनुसार बालक को सीखने के लिए प्रकृति की गोद में जो प्रकृति है उसकी गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक जो सीखा जाता है वो चिर स्थायी होता है। मतलब जो फ्रीडम के बिना किसी प्रेशर के जो सीखा जाता है वो कैसा होता है? वो परमानेंट होता है। और ज्ञान को स्वयं द्वारा सीखना
सीखने के बाद सुखद अनुभव होता है। जो ज्ञान जो होता है, जो नॉलेज होती है, वो स्वयं द्वारा सीखा जाता है। जब खुद के द्वारा जो सीखी जाती है, तो जो उसके बाद जो जो अनुभव आता है, वो कैसा आता है? सुखद अनुभव होता है। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने प्रकृतिवाद के बारे में समझा कि प्रकृतिवादी कौन होते हैं, उनके क्या विचार होते हैं शिक्षा के प्रति, और उनका कैसा पाठ्यक्रम होता है, प्रकृतिवादियों की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आज हमने इस क्लास में प्रकृतिवादी के टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।